जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद उड़ान। दोस्तों, आज के इस वीडियो में, आज के इस सेशन में हम आपके कक्षा 10 के जो बोर्ड के जो क्वेश्चनों को स्टार्ट किए हैं, आपके नए नए क्वेश्चनों को बताना हमने जो वीडियो भी स्टार्ट किया है, कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, कौन से क्वेश्चन नहीं आ सकते। तो उसमें आज हमारा टॉपिक रहेगा पाचन तंत्र। दोस्तों, पाचन तंत्र बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है, वो चाहे आपका बोर्ड का हो, चाहे आपका कक्षा 12 का हो, चाहे कक्षा 10 का हो, चाहे आपके कंपटीशन एग्जाम भी हो, कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो, पाचन तंत्र में से आपका क्वेश्चन कहीं ना कहीं से पूछ ही लिया जाता है। तो पाचन तंत्र हमारा क्या है, कैसे भोजन का पाचन होता है, इसमें कैसे क्या क्रियाएं होती हैं, कौन से एंजाइम कहाँ से सिक्रेट होते हैं, कौन से हार्मोन कहाँ बनते हैं, उस सभी के बारे में इस सेशन में आज हम आपको बताएंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से गुजारिश करना चाहेंगे कि कृपया दोस्तों वीडियो को एक बार पूरा देखा करिए, वीडियो को स्किप मत किया करिए। ये वीडियो जो कोई भी बनाता है बहुत मेहनत से बनाता है, तो एक बार उसके मेहनत को देखा करिए। उसके बाद अगर ना पसंद आए तो नीचे डिसलाइक का बटन भी दिया है, उसको आप आराम से प्रेस कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो एक लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हमें और हमारी टीम को मोटिवेशन मिलता रहे, ताकि ऐसे ही वीडियो हम आपके सामने लेकर आते रहें। तो आज का टॉपिक हमारा दोस्तों है पाचन तंत्र। पाचन तंत्र पढ़ने से पहले तो जानना होगा पाचन क्या है। कोई भी चीज अगर हम पढ़ते हैं, पाचन तंत्र मान लीजिए हम पढ़ रहे हैं, तो पाचन पता होगा पाचन क्या है, तभी तो पढ़ पाएंगे। तो पाचन क्या होता है, जो भी हम बड़े कार्बनिक अणुओं को, बड़े कार्बनिक अणु जिनमें आपका कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज, मिनरल जिसे इंग्लिश में कहते हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, खनिज, विटामिन्स, इन सभी को जो हम बड़े कार्बनिक अणुओं को वो अपने भोजन में ग्रहण करते हैं, इन्हीं सभी अणुओं को किस प्रकार से हमारी शरीर ग्रहण करती है, या किस प्रकार से इन बड़े कार्बनिक अणुओं को छोटे या सिंपल कार्बनिक अणुओं में बदला जाता है, वही क्रिया हमारी क्या कहलाती है, पाचन। और इस पाचन में जो ये हमारा पूरा एलिमेंट्री कैनाल आप देख रहे हैं, इस पूरे को कहते हैं आहार नाल। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यहाँ से कई भी क्वेश्चन आपका पाचन तंत्र ऐसा चैप्टर है जो हर जगह आपके लिए इंपॉर्टेंट बन सकता है। तो ये पूरा जो आहार नाल है, इसी को हम क्या कहते हैं, पाचन तंत्र, जिसमें आपका ग्रसनी, अमाशय, अग्नाशय, लीवर, यहाँ आपका लीवर होता है, पित्ताशय, जिसमें आपका ग्रसनी, अमाशय, अग्नाशय, लीवर, छोटी आंत, बड़ी आंत, ये सभी क्या होते हैं, इसके भाग होते हैं। इन्हीं सभी को मिला करके इस तंत्र को क्या कहा जाता है, पाचन तंत्र। दोस्तों, जीव विज्ञान में ऐसे कई आपको तंत्र मिलेंगे जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। जैसे आपका पाचन तंत्र हो गया, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है, ठीक है, आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम है, यानी आप श्वसन कैसे लेते हैं। कई लोग तो सोचते होंगे श्वसन फेफड़ा करता है, जबकि ऐसा नहीं है। श्वसन हमारे माइटोकॉन्ड्रिया यानी कोशिका के अंदर होता है, जिसे निःश्वसन कहा जाता है, और एक निःश्वसन होता है जिसे हम बाहरी श्वसन कहते हैं, यानी ऑक्सीजन का शरीर में आना, CO2 का शरीर से बहाना क्या कहलाता है, निःश्वसन। और जो अंदर आंतरिक रूप से होता है उसे निःश्वसन या ऑक्सीश्वसन कहते हैं, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो होता है। तो खैर वो टॉपिक किसी दिन डिस्कस करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है पाचन तंत्र। तो पाचन तंत्र हमारा सबसे पहले स्टार्ट होता है मुख गुहा से। मुख गुहा दोस्तों सभी लोग जानते हैं, मुख गुहा यानी आपका माउथ से हम भोजन को स्टार्ट करते हैं। ऐसा तो है नहीं, जो भी मनुष्य सभी प्राणी है सब अपना भोजन क्या करते हैं, मुख से ही क्या करते हैं, शरीर में इंटर करते हैं। तो मुख गुहा से स्टार्ट होता है, जहां पर मुख गुहा में हमारे, और मुख गुहा की बात कर रहे हैं तो मुख गुहा में ये हमारे दांत भी पाए जाते हैं। तो दांतों का जो वर्णन किया गया है, हमारे टीथ जो होता है यह मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। हमारे दांत जो होता है मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं, जिनमें आपका पहला है इंसीजर,
पहला होता है इंसीजर, दूसरा होता है कैनाइन, तीसरा होता है प्रीमोलर और चौथा होता है मोलर। इसको हिंदी में कहते हैं कृंतक। इंसीजर को हिंदी में कहते हैं कृंतक, कैनाइन को कहते हैं रंधक, प्रीमोलर को कहते हैं अग्रचवर्णक और मोलर को कहते हैं चवर्णक। तो हमारे शरीर में या हमारे माउथ में कुल कितने दांत पाए जाते हैं? 4 प्रकार के, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। आपका कृंतक वाला दांत जो होता है इसे काटने वाला दांत कहा जाता है। कृंतक दांत को क्या कहते हैं? काटने वाला दांत। मान लीजिए आप कोई सेब खा रहे हैं, सेब ऐसे लेंगे, ऐसे खा लेते हैं, तो हमारे आगे वाले 4 दांत उसमें गड़ जाते हैं, कभी कभी आप देखे होंगे, तो हमारे क्या कहलाते हैं? कृंतक दांत। रंधक दांत आप बहुत फेमस है, कभी कभी आपने मूवीज वगैरह में या किसी सीरियल में देखा होगा, जो वैम्पायर लोग होते हैं या चमगादड़ के जो ऐसे नुकीले दांत निकले होते हैं। आप भी अगर देखेंगे तो हमारे 2 दांत नुकीले निकले होते हैं, जो ज्यादा नहीं निकले होते हैं, जबकि आपका बाघ वगैरह, कुत्ता, शेर, चमगादड़, इन सब में ये ज्यादा विकसित होते हैं, क्योंकि ये लोग क्या होते हैं? सभी मांसाहारी होते हैं। आपका अग्रचवर्णक दांत, जिसे आप हिंदी में चौखड़ भी कहते हैं, तो अग्रचवर्णक में आपके 4 दांतों का क्या होता है? मिक्स होता है। तो इससे क्या करते हैं? भोजन को चबाया जाता है। चवर्णक भी आपका चबाने के काम में आता है। तो ये था हमारे टीथ का, ये हमारे शरीर में कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं। दोस्तों, कभी कभी याद करने का ट्रिक भी है। आपको अगर दंत सूत्र नहीं याद है तो दंत सूत्र अगर आप याद कर लेते हैं तो हमारे शरीर में कौन से दांत, कितने दांत कहाँ पाए जाते हैं, उनको आपको पता हो जाता है। हमारा दंत सूत्र जो होता है वो होता है 21-23, 21-23 बटे 21-23। 21 का मतलब यहाँ क्या है? यहाँ 2 का मतलब है 2 जोड़ी दांत, 2 का मतलब है 2 जोड़ी दांत, 2 जोड़ी। यानी अगर हम 2 जोड़ी कह रहे हैं, 2 जोड़ी का मतलब क्या होगा? एक जोड़ी में 2 दांत, तो 2 जोड़ी में अगर इसमें हम 4 का मल्टीप्लाई करते जाएं तो हमें दांतों की संख्या क्या होती है? मिल जाती है। तो एक इसमें क्या हो गए? 8 दांत। अब अगर 1 की बात करें तो 1 में कितना होगा? 4 दांत। 2 की बात फिर से करें तो 8 दांत, और अगर 3 की बात करते हैं तो 3 में अगर 4 का गुणा कर देंगे तो 12 दांत। कुल मिलाकर हमारे कितने हो गए? 12, 8, 20, 4, 24, 8, 4, 32, यानी 32 दांत जो टोटल हमारे शरीर में होते हैं, वयस्कों के शरीर में होते हैं। अगर बालकों में दंत सूत्र पूछा जाए तो बालकों में आपका ये प्री मोलर जो होता है एब्सेंट होता है, और मोलर 2 ही होता है, जिसे हम 21-02 कहते हैं। यानी किसका है? बच्चों का। अगर चिल्ड्रन का पूछा जाए, छोटे बच्चों का पूछा जाए, तो बच्चों का क्या होता है? 21-02। वयस्कों का क्या होता है? 21-23। इसे क्या कहते हैं? दंत सूत्र। तो हमारे दांत कितने प्रकार के हो गए? 4 प्रकार के, कृंतक, रंधक, अग्रचवर्णक और चवर्णक। हमारे 20 दांत जो होता है वो प्रारंभ में ही आ जाते हैं, आपके बाल्यावस्था में, जिसे चाइल्डहुड कहा जाता है, तो उनको दूध के दांत कहा जाता है। दूध के दांत, दूध के दांत। और ये दांत क्या होते हैं? अस्थायी दांत होते हैं, इन्हें अस्थायी दांत कहा जाता है, क्योंकि दूध के दांत एक बार आते हैं, दोबारा गिर भी जाते हैं, तो इन्हें क्या कहा जाता है? अस्थायी दांत। बाकी जो हमारे दांत होते हैं वो अस्थायी होते हैं। वयस्कों में अगर बात करें तो 28 दांत पहले आते हैं, और 4 दांत जो होता है ये बाद में आते हैं, जिन्हें हम अक्लडांड या बुद्धि के दांत कहते हैं, जिन्हें हम बुद्धि के दांत कहते हैं या अक्लडांड कहते हैं। तो इतना क्लियर है, इतना आप लोग को कंफर्म हो गया होगा कि हमारे शरीर में कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं? इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। बच्चों में दंत सूत्र क्या होता है? 21-02, वयस्कों में 21-23। यहाँ 2 का मतलब क्या है? 2 जोड़ी दांत, और एक जोड़ी में 2 दांत होते हैं, तो 2 जोड़ी में 4 दांत, इसीलिए 2 का गुणा किससे किए? 4 से। तो जो 8 यहाँ हो गया, 4 × 4 के 4 हो गया, यहाँ 4 दूनी 8 हो गया, यहाँ 3 × 12 हो गया। यानी वयस्कों की बात करें तो वयस्कों में कुल 32 दांत होते हैं। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा जाता है, हाथी का जो आगे का दांत होता है, हाथी का आगे का दांत, इसे क्या कहते हैं? हाथी के 2 दांत होते हैं ना, आप लोग को शायद नहीं पता होगा तो जान लीजिए। हाथी के कहते हैं ना, हाथी के दांत खाने के कुछ और, दिखाने के कुछ और। तो हाथी का जो खाने वाला दांत होता है वो अंदर होता है, और बाहर जो सूंड के पास होता है वो हमारा क्या होता है?
वो हमारा इंसीजर होता है, यानी हाथी के आगे का दांत हमारा क्या कहलाता है, इंसीजर कहलाता है। तो ये था हमारे दांतों का वर्णन। अब इसके हम आगे चलते हैं कि मुख गुहा में पाचन हमारा किस प्रकार से स्टार्ट होता है। तो उसके लिए हमारे लार में जो होता है कुछ एंजाइम्स पाए जाते हैं। हमारे मुख में जब पाचन प्रारंभ होता है तो उसके लिए कुछ एंजाइम्स होते हैं। अब जो टॉपिक चलने वाला है इसको ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत आ जाते हैं। तो मुख गुहा में हमारे 3 प्रकार की लाल ग्रंथियां होती हैं। कितनी लाल ग्रंथियां होती हैं? कितनी लाल ग्रंथियां हैं? 3 प्रकार। पहला होता है कर्णपूर्व लाल ग्रंथियां, जिन्हें पैरोटिड इंग्लिश में कहते हैं, पैरोटिड लाल ग्रंथियां। दोस्तों देखिए, ये क्लास हम आपके लिए बाइलिंगुअल चला रहे हैं, क्योंकि कुछ होते हैं, कुछ लोग सीबीएसई बोर्ड से पढ़े होते हैं, कुछ लोग हिंदी माध्यम से पढ़े होते हैं। तो हमारी जो सलाइवा ग्लैंड्स होती हैं, सलाइवा, लार को इंग्लिश में कहते हैं सलाइवा। तो सलाइवा ग्लैंड्स हमारी जो हैं ये 3 प्रकार की हैं। पहली कर्णपूर्व, दूसरी है आपकी अधोजिह्वा, तीसरी है अधोहनु। अधोजिह्वा को इंग्लिश में कहते हैं सबमेंडिबुलर, और अधोहनु को कहते हैं सबलिंगुअल। तो हमारे लार में, हमारे सलाइवा ग्लैंड में कुल 3 प्रकार की लार ग्रंथियां होती हैं। पहली कर्णपूर्व पैरोटिड, दूसरी अधोजिह्वा, तीसरी अधोहनु। ये देखिए, हम आपको इतना डीप में क्यों पढ़ा रहे हैं, क्योंकि आपको अगर पाचन के बारे में सारी चीजें नहीं पता होंगी तो कभी कभी क्वेश्चन क्या होता है, ग्रंथियों से भी क्वेश्चन उड़ जाते हैं। आगे हम आपको ग्रंथियों के बारे में बताएंगे, ग्लैंड्स क्या होती हैं, अंतःस्रावी ग्रंथि क्या है, बहिःस्रावी क्या है, अग्नाशय को मिश्र ग्रंथि क्यों कहते हैं, ये सभी की चीजों के बारे में आपसे हम आगे भी डिस्कस करेंगे। दोस्तों, अपने स्टडी को मेंटेन रखिए, पढ़ते रहिए। अगर सक्सेस होना है तो आपको हर एक चीज के बारे में पता होना चाहिए। आज के इस कंपटीशन के जमाने में अगर आप डेली कम से कम 10 घंटे 12 घंटे नहीं पढ़ रहे हैं तो समझ लीजिए आप काफी समय पीछे हो रहे हैं। तो अपनी तैयारी बरकरार रखिए और अपना लक्ष्य ऊंचा रखिए। लक्ष्य कुछ भी बनाइए, अपना लक्ष्य ऊंचा रखिए, क्योंकि जिनके सपने बड़े होते हैं वो ही अक्सर मंजिलों को पाते हैं। मान लीजिए आपके सपने, आपने बड़ा सपना देखा है, वो नहीं मिलेगा तो हो सकता है छोटा मिल जाए, लेकिन जो लोग छोटा सपना देख रहे हैं उनके नीचे तो कुछ है ही नहीं, उनको कुछ प्राप्ति नहीं होगा। तो इसीलिए अपना लक्ष्य बनाइए कि आप ऊंचे लग जाए। ठीक है, कहते हैं ना, सीढ़ियाँ उनको मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है, सीढ़ियाँ उनको मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है, मेरी मंजिल तो आसमान है, रास्ता मुझे खुद बनाना है। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। जो भी सोचिए, अपना जो भी गोल बनाइए, ऊंचा गोल बनाइए, हमेशा ऊंचा गोल बनाइए। सोचना ही तो है, सोचने में क्या जाता है। ठीक है, सोच लीजिए कोई भी चीज है, अगर सोचने में भी आप लोग संकोच कर रहे हैं तो पढ़ेंगे कैसे। पढ़ाई से पहले कुछ बेसिक बातें जो होती हैं ये आपको समझनी चाहिए, यानी आपको सोचना ही है। जो भी आप सोच लीजिए हमको आईएएस बनना है, इससे कम तो सोचिए ही मत। कुछ लोग सोचता है अरे आईएएस नहीं बन पाएंगे तो क्या होगा, अरे आईएएस नहीं बन पाएंगे, विधायक का चुनाव लड़ लीजिए। अब 2 माइंड होते हैं। देखिए, एक बच्चा जो होता है, अगर कोई आईएएस की तैयारी करने गया है तो एक बच्चा सोचता है अगर आईएएस में नहीं होगा तो हम भीख मांगने लगेंगे। आईएएस में आप लोग भी जानते हैं काफी महंगी किताबें हैं, बुक्स हैं, इतना मटेरियल, आपको कोचिंग का भी फीस लगता है। तो एक माइंड जो होगा, एक कमजोर दिमाग जो होगा, वो सोचेगा अगर आईएएस नहीं निकला यार तो सड़क पे बैठ जाएंगे, भीख मांगना पड़ेगा। वहीं एक दूसरा जो मजबूत दिमाग होगा वो क्या सोचेगा, अरे नहीं होगा देखा जाएगा, पहले तैयारी तो करें, और जब नहीं होगा तो विधायक का चुनाव लड़ लेंगे। अब सोचिए इसका दिमाग कितना मजबूत है। तो अपने आप को मेंटली, फिजिकली हर तरीके से प्रिपेयर करिए, तभी आप स्टडी को अच्छे से समझ पाएंगे या उसको कर पाएंगे। तो सोचने में कभी पीछे मत रहिए। ठीक है, तो आपके लार ग्रंथियां कितनी होती हैं? 3, कर्णपूर्व, अधोजिह्वा और अधोहनु। अधोजिह्वा और अधोहनु। ठीक है, पॉज करो। तो लार ग्रंथियां हमारी कितनी हैं? कर्णपूर्व, अधोजिह्वा और अधोहनु। 3 लार ग्रंथियां हैं, कर्णपूर्व, अधोजिह्वा और अधोहनु। ठीक है, तो पैरोटिड में आपका जो सबसे बड़ी लार ग्रंथि, अगर पूछा जाए कि लार में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन होती है तो वो होती है आपकी पैरोटिड।
पैरोटिन में भी आपके पैरोटिन लार ग्रंथि जो होता है, इससे हमारे 4 प्रकार के हार्मोन स्रावित होते हैं जो कि हमारे पाचन में मदद करते हैं। अगर कभी क्वेश्चन पूछा जाए कि पाचन की क्रिया कहाँ से स्टार्ट होती है, तो पाचन की क्रिया स्टार्ट होती है मुख गुहा से। मुख गुहा से ही हमारी पाचन की क्रिया स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि मुख गुहा में ही कर्णपूर ग्रंथियों में हमारे 4 प्रकार के एंजाइम, इनको कहते हैं टाइलिन, डायस्टेज, म्यूलिन और लाइसोजाइम, ये 4 प्रकार के क्या इसमें पाए जाते हैं, आपके एंजाइम पाए जाते हैं। तो पैरोटिड जो कि हमारे कान के पास एक ग्रंथि होती है, ये सबसे बड़ी लार ग्रंथि होती है। इनमें आपका टाइलिन, डायस्टेज, म्यूलिन और लाइसोजाइम 4 प्रकार के क्या होते हैं, एंजाइम होते हैं। इनमें से टाइलिन और डायस्टेज का कार्य क्या होता है, टाइलिन और डायस्टेज का कार्य क्या होता है, वसा का पाचन करना, सॉरी मंड का पाचन, मंड जिसे स्टार्च कहते हैं। मंड आप समझते हैं, जैसे गेहूं के ऊपर का जो आपका छिलका होता है उसे क्या कहेंगे हम, मंड कहते हैं। तो मंड का पाचन हमारा टाइलिन और डायस्टेज करते हैं, जबकि म्यूलिन खाने को क्या करता है, लिसलिसा बनाता है, लिसलिसा बनाता है। या और अच्छे समझाएं और देसी भाषा में तो लिवर जैसे आपका लेई होता है, गोंद हो गया, आपके दूध की मलाई हो गई, दही हो गया। सूर्य सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, जो लोग जानते होंगे सूर्य के बारे में, सूर्य की जो अवस्था है, सूर्य जिस फॉर्म में है उसे कहते हैं प्लाज्मा। आपको सन के बारे में अगर बताएं, अगर आपको सन पे खड़ा कर दिया जाए, अगर क्वेश्चन पूछा जाए, अगर आपको सन पे खड़ा कर दिया जा रहा है, तो आप बताइए सूर्य में क्या करेंगे, सीधे नीचे धंस जाएंगे या क्या करेंगे, उसमें जा ही नहीं पाएंगे। तो इसका जवाब ये होगा कि सूर्य की जो स्थिति है वो प्लाज्मा फॉर्म में है। प्लाज्मा फॉर्म पदार्थ की क्या होती है, चौथी अवस्था होती है। पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं, मुख्य रूप से 3 ही मानी जाती हैं, लेकिन होती हैं 5, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन कंडक्शन। तो पदार्थ की कुल 5 अवस्थाएं होती हैं, जिनमें सूर्य की जो अवस्था है वो प्लाज्मा अवस्था है। जब हम ठोस को पिघलाते हैं तो ठोस क्या होता है, जब ठोस को हम मेल्ट करते हैं तो हमारा किसमें बदलता है, द्रव में। द्रव को मेल्ट करते हैं तो गैस में। अब गैस को भी जब हम मेल्ट बहुत ज्यादा, जब गैस को कम से कम अगर हम 3000 डिग्री सेल्सियस का तापमान देते हैं, तब जाकर हमारा कौन सी स्थिति बनती है, प्लाज्मा अवस्था, जो कि हमारे पृथ्वी पर अभी तक संभव है, लेकिन इसको अभी नहीं किया गया है। सूर्य में जो होता है हमारा हाइड्रोजन और हीलियम पाया जाता है, जिनमें नाभिकीय संलयन की क्रिया से हमारी प्लाज्मा अवस्था क्रिएट होती है। तो इसमें अगर हम पूछे सूर्य को, अगर हम सूर्य के ऊपर आपको खड़ा कर दिया जाए तो ना आप नीचे जाएंगे ना आप ऊपर ही रहेंगे, आप इसी में धंस जाएंगे, ठीक है। जैसे एक प्रकार से आप दलदल समझ सकते हैं। तो सूर्य हमारी किस प्रकार में, प्लाज्मा फॉर्म में, तो वही होता है लिसलिसा बनाना। आप पानी में रोटी को डाल दीजिए और अपने लार में, मुख में डाल के रोटी को चबाइए, दोनों को निकाल के देखिए, आपके लार वाला ज्यादा लिसलिसा होगा। तो ये क्या होता है, म्यूलिन क्या करता है, खाने को लिसलिसा बनाने का कार्य करता है। लाइसोजाइम सबसे इंपॉर्टेंट, बच्चों के लिए सबसे जरूरी है, क्योंकि ये क्या करता है, हानिकारक जीवाणुओं को मारता है, हानिकारक जीवाणुओं को मारता है। सबसे इंपॉर्टेंट लाइसोजाइम, क्योंकि ये क्या करता है, हानिकारक जीवाणुओं को मारता है, ठीक है। तो टाइलिन, डायस्टेज मंड का पाचन करेंगे, म्यूलिन क्या करेगा, खाने को लिसलिसा बनाएगा, लाइसोजाइम हानिकारक जीवाणुओं को मारता है। बच्चों में क्या होता है, बच्चों में, छोटे बच्चों में डेली 2 से 2.5 लीटर लार स्रावित होता है। इसको हमेशा ध्यान से देखिएगा, 2 से 2.5 लीटर बच्चों में क्या होता है, लार स्रावित होता है, जबकि वयस्कों में 1 से 1.5 लीटर ही लार स्रावित होता है। अब बच्चों में ज्यादा क्यों होता है, इसका भी कुछ रीजन है, क्योंकि लार, देखिए लार क्या कर रहा है, लार का जो लाइसोजाइम है ये हानिकारक जीवाणुओं को मारने में मदद कर रहा है। तो बच्चों में क्या होता है, लार की मात्रा ज्यादा होती है बजाय किसके, वयस्कों में। बच्चे क्या करते हैं, खेलते रहते हैं, आप सभी के घर में बच्चे होंगे, जानते होंगे, ठीक है। तो बच्चे क्या करते हैं, कभी कभी मिट्टी उठा खा लेते हैं, बालू खा लेते हैं, छोटी छोटी चींटियों को पकड़ के खा लेते हैं। तो उनमें क्या होता है, जो हानिकारक जीवाणु उपस्थित होते हैं उनमें मारने का कार्य क्या करता है, लाइसोजाइम। कुछ बच्चे इतने ज्यादा उनसे लार निकलता रहता है कि उनके क्या करता है, लार से चूता रहता है। बच्चों में, छोटे बच्चों में कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनका लार क्या होता है, हमेशा ही गिरता रहता है और उनके लिए लार चुगनी बांधनी पड़ती है। एक खोंच टाइप का, अभी जो हमारे समय में देखिए कोरोना जो आ गया है, तो कोरोना तो भी लोग क्या है, मास्क लगाए हैं ना,
पहले क्या किया जाता था कि बैलों को ही मास्क लगाया जाता था, लेकिन अब इंसान को भी देखिए मास्क चढ़ गया है। ऐसा ऐसा समय आ गया है। तो बच्चों में क्या करता, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं बहुत ज्यादा लार निकलता है, वो हमेशा ऐसे गिराते रहते हैं, ठीक है। तो बच्चों में हमेशा याद रखना लार क्या होता है 2 से 2.5 लीटर प्रतिदिन, और बड़ों में कम लार निकलता है क्योंकि बच्चों में हानिकारक जीवाणु पाने की संभावना ज्यादा होती है। तो हम लार ग्रंथियां आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम क्या करते हैं, आगे चलते हैं। अब आगे हम आपको आहार नाल के बारे में बताएंगे। आहार नाल क्या है, इसका डिवीजन बताएंगे, इसको कौन कौन से भागों में बांटा गया है, मुख गुहा से भोजन आता है तो कैसे आता है, अमाशय में कैसे पहुंचता है, ठीक है। तो लार ग्रंथियां आप याद रखना, पैरोटिड, सबमैंडिबुलर एंड सबलिंगुअल। एंड पैरोटिड में कितने आपके एंजाइम पाए जाते हैं, देयर आर 4 एंजाइम प्रेजेंट इन पैरोटिड लार ग्रंथियां। फर्स्ट टाइलिन, सेकंड डायस्टेट, थर्ड म्यूलिन एंड फोर्थ इज लाइसोजाइम, ठीक है। दोस्तों हमारा जो यहाँ पर वीडियो चल रहा है ये बाइलिंगुअल हम पढ़ा रहे हैं, क्योंकि आप में से कई लोग सीबीएसई बोर्ड के भी होंगे, ठीक है, जिससे उनको भी दिक्कत न सहना पड़े। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। हमारा भोजन दोस्तों हमने बताया आपको कहाँ से स्टार्ट होता है, मुख गुहा से। मुख गुहा में हमने आपको दांतों के प्रकार बताए, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर, कृंतक, रंधक, चौवर्णक और अग्रचौवर्णक। अब इसके बाद में खाना जब हमारा मुख गुहा से स्टार्ट होता है, सबसे पहले हमारा भोजन हमारा मुख से ही शुरू हो जाता है, जो कि हमने अभी पीछे आपको बताया है, क्योंकि लार में भी हमारे कई एंजाइम पाए जाते हैं। अब मुख गुहा से होता हुआ भोजन हमारी ग्रसनी में पहुंचता है। ये जो लंबी आपको दिख रही है, ये नली की टाइप की, इसको बोलते हैं ग्रसनी। ये नॉर्मली ये ग्रसनी की लंबाई आपकी नॉर्मली 10 से लेकर 15 सेंटीमीटर की होती है, 10 से लेकर 15 सेंटीमीटर की। आमतौर पे अधिकतर लोगों में 10 से 12 सेंटीमीटर ही होता है, लेकिन कुछ लोग जो होते हैं जिनमें थोड़ा सा शरीर भारी होता है, उनका 15 सेंटीमीटर का भी हो सकता है। आपका पूरा आहार नाल जो है एलिमेंट्री कैनाल, इसको इंग्लिश में कहते हैं एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल आपका पूरा जो होता है ये 33 फीट का होता है। कितना होता है, 33 फीट का, याद रखिएगा। एलिमेंट्री कैनाल आपका पूरा 33 फीट का होता है, जिसमें आपका मुख गुहा, ग्रसनी, ये आपका कौन सा भाग है, स्टमक। स्टमक इसको हिंदी में कहते हैं अमाशय। यहाँ आपका पाया जाता है पैंक्रियाज, इसको हिंदी में कहते हैं अग्नाशय। अग्नाशय इस प्रकार की मिक्स्ड ग्लैंड है, यानी ये अंतःस्रावी इंडोक्राइन ग्लैंड और एक्सट्रोक्राइन ग्लैंड दोनों की भांति व्यवहार करती है। हमारी जो अग्नाशय होती है ये अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों की भांति व्यवहार करती है। तो स्टमक, उसके बाद आपकी पैंक्रियाज, ये आपका क्या है, यकृत, लीवर। हमारे शरीर में अगर पूछा जाए सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी पाई जाती है, तो वो कौन सी होती है, यकृत। इसका वजन आपका 1 से लेकर 1.5 किलो का होता है। यकृत हमारा कितना होता है, 1 से लेकर 1.5 किलो, जहां से हमारा बाइल जो सीक्रेट होता है, अभी आगे बताएंगे, पित्त रस इसे हिंदी में कहते हैं। इस यकृत के नीचे आपका छोटी सी ग्रंथि पाई जाती है जिसे कहते हैं गॉल ब्लैडर। इंग्लिश में कहते हैं गॉल ब्लैडर और हिंदी में कहते हैं पित्ताशय। पित्ताशय जहां हमारा पित्त का स्टोर किया जाता है। जैसे हमारे घर में भी पुराने दौरान सामान के लिए क्या होते हैं, स्टोर रूम बनाए जाते हैं, जो सामान खराब वेस्ट हो जाते हैं उनको हम स्टोर रूम में रखवा देते हैं। उसी प्रकार हमारे आहार नाल में भी यकृत के नीचे पित्ताशय पाया जाता है, जो पित्त को स्टोर करता है। इसके बाद का आपका भाग होता है छोटी आंत, इसे इंग्लिश में कहते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। इंग्लिश में कहते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन, और दूसरा होता है लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन इसको कहते हैं बड़ी आंत। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे नाम बड़ी आंत है तो बड़ी होगा भी, जबकि ऐसा नहीं है। देखिए कहा जाता है जो चीजें देखने से होती हैं वो चीजें होती नहीं, जो चीजें दिखाई देती हैं वैसा होता नहीं। वही यहाँ भी है, यहाँ लिखा है छोटी आंत जबकि यहाँ लिखा है बड़ी आंत। लेकिन अगर साइज में बात किया जाए, लंबाई में बात किया जाए, तो छोटी आंत हमारी अकेले 22 फीट की होती है। कितनी फीट की, 22 फीट। अब सोचिए 33 फीट का पूरा आहार नाल है, उसमें से अकेले आपका 22 फीट की क्या है, छोटी आंत ही है। और
लार्ज इंटेस्टाइन क्या होती है, इससे छोटी होती है। इसलिए आप हमेशा ध्यान रखिएगा, बड़ी आंत को बड़ी इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका जो डायमीटर होता है, इसका जो व्यास होता है वो ज्यादा होता है। इसका सिर्फ क्या ज्यादा होता है, व्यास। यहाँ आप देखेंगे तो ये इतना ही है इसका व्यास, जबकि बड़ी आंत में देखेंगे इसका व्यास यहाँ से लेकर यहाँ तक है। तो इसीलिए छोटी आंत को छोटी कहा जाता है, इसके लिए कारण डायमीटर के कारण, और बड़ी आंत को क्या कहा जाता है, बड़ी व्यास के कारण क्या कहा जाता है, बड़ी आंत कहा जाता है। तो इसके बाद सबसे पहले भोजन हमारा कहाँ से स्टार्ट होता है, मुख गुहा से। मुख गुहा से होता हुआ भोजन ग्रसनी में आता है, और ग्रसनी में आपकी एक क्रिया होती है जिसे कहते हैं क्रमानुकुंचन क्रिया। क्रमानुकुंचन क्रिया। जैसे ही भोजन हमारा मुख गुहा से स्टार्ट होता है, ग्रसनी में पहुंचता है, ग्रसनी में पहुंचने के बाद इसमें कौन सी क्रिया होती है, क्रमानुकुंचन। क्रमानुकुंचन का अर्थ क्या होता है दोस्तों, जैसे अगर हम किसी पाइप को ले लें, उसमें हम कुछ द्रव वगैरह डाल दें, तो उसको हल्का ऐसे दबाने पर, ऐसे धीरे धीरे जब उसको दबाएंगे तो उसमें जो ऊपर का भाग होता है नीचे चला आता है, उसी को क्या कहते हैं, क्रमानुकुंचन। यानी एक बैग हचाक से नहीं आएगा, एकदम सीधे नहीं आएगा, थोड़े थोड़े ऐसे मुड़ मुड़ करके आएगा, तो उसे क्या कहते हैं, बोले ऐसे धीरे धीरे क्या करेगा, मुड़ता हुआ खाना आता है, उसी को कहते हैं क्रमानुकुंचन क्रिया। तो हमने आज की वीडियो में आपको पाचन तंत्र के बारे में बताया, पाचन किसे कहते हैं ये बताया, और कितने आहार नाल क्या है, इसके कितने भाग हैं ये बताया, आपको दांत के बारे में बताया, आपको लार में पाए जाने वाली ग्रंथियों के बारे में बताया, उनके एंजाइमों के बारे में बताया। अब आज के सेशन में यहीं तक रखेंगे, अगले सेशन में आपको हम इसके आगे का चैप्टर, आगे का इसका सेशन कराएंगे, जिसमें हम आपको बताएंगे कि भोजन कैसे पचता है, कैसे भोजन का स्वांगीकरण किया जाता है, कैसे इसको अमाशय में 4 घंटे तक रखा जाता है, उसके बारे में आपसे हम चर्चा करेंगे। तो ये वीडियो सेशन कैसा लगा आपको सभी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और हमारे चैनल स्टडी विद उड़ान को अगर चैनल आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब करें, और आपके मोटिवेशन की हमको भी ज़रूरत होती है, इसलिए हम लोगों को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, जय हिंद।